मांडवा नाम के गांव में शिवा नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वो रोज मछली पकड़ के बाजार में बेचता था और उसी कमाई से अपना गुजारा किया करता था। बारिश का मौसम चल रहा था। जोरदार बारिश के कारण समंदर में बाढ़ आने की संभावना थी और इसीलिए मछली पकड़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। सारे मछुआरों का उद्योग ना होने के कारण बड़ा ही बुरा हाल था। एक दिन शिवा मन ही मन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूखे प्यासे सोने की नौबत आ जाएगी। जी सुनते हो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर का अनाज भी अब खत्म होने आ रहा है। क्या करेंगे? कुछ सोचा भी है आपने? अरे सीता, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब तो सब किस्मत पर है। अगर कल तक बारिश रुक गई तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना क्या होगा क्या पता। शिवा एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान था। उसे अपनी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा ही दूसरे बच्चों तथा पशु पक्षियों की मदद किया करता था। इस बारिश में भी उसने अपने घर के आंगन में जानवरों को इस तूफान से बचाने के लिए व्यवस्था की थी, जहाँ गाय, भैंस, कुत्ते एक साथ ही आकर रुकते थे। उसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपने खाने में से कुछ हिस्सा उन जानवरों को देता था। एक दिन ऐसे ही शिवा खाना लेकर बारिश में उन जानवरों के पास जाने लगता है कि तभी उसकी पत्नी सीता उसके पीछे चिल्लाते हुए कहती है, अरे बस भी करो, यहाँ हम दोनों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा और तुम इनको दे रहे हो। आपका क्या मुझे भूखे मारने का इरादा है? अरे सीता, मेरे हिस्से का तुम खा लेना। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं है आज। ऐसा कहकर वो जानवरों को खाना देने जाता है और खाना देकर घर के अंदर आता है। घर के अंदर आकर सोचते सोचते ही सो जाता है। दिन बीत रहे थे। कुछ ही दिनों में उसका सारा राशन खत्म हो जाता है। तो वो जानवरों के पास आकर बैठता है और उनसे बातें करने लगता है। बातें करते करते शिवा, मुझे माफ करना दोस्तों, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शिवा आज बहुत दुखी था। वो वहीं पर सोचते सोचते एक कोने में सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उसकी आंखों पर सुनहरी धूप गिरती है और उसी धूप के कारण उसकी आंख खुलती है। वो आंखें खोलकर देखता है तो बारिश रुकी हुई थी और सारे जानवर वहां से जा चुके थे। तभी घर के दरवाजे से आवाज लगाते हुए सीता, अजी सुनते हो, देखो तो बारिश रुक गई है। अब मछलियां पकड़ने जाने का इरादा है भी या नहीं? अरे सीता रुको जरा, जा ही रहा हूँ। तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। हाँ जल्दी करो। शिवा और सीता की बातचीत चल ही रही थी कि तभी शिवा का दोस्त श्याम उससे, अरे ओ शिवा भाई, क्या तुमने सुना नहीं? समंदर में लगी पाबंदी हटा दी गई है। अब चलो जल्दी। अरे हाँ भाई आया, रुको जरा, अंदर से टोकरी लेकर आता हूँ। अरे क्या शिवा, तुम भी, तुम्हारे बाजू में ही तो टोकरी पड़ी है, वो ले लो और चलो जल्दी। शिवा वहीं पर पड़ी टोकरी को देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो उसी टोकरी को लेकर चला जाता है। आज सारे के सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जा रहे थे। शिवा भी बड़े ही उत्साह के साथ अपने दोस्त श्याम के साथ मछली पकड़ने समंदर में गया। हाँ, आज तो बड़ा मजा आएगा। बहुत दिनों बाद मछली पकड़ रहा हूँ। हाँ भाई, इतने दिनों में बहुत नुकसान हुआ है। अब श्याम और शिवा दोनों अलग अलग जगहों पर मछली पकड़ने जाते हैं। शिवा मछली पकड़ने के लिए अपना जाल समंदर में बिछाता है, लेकिन आज उसके जाल में सिर्फ 2-3 ही मछलियां फंसी थी। उन्हें वो टोकरी में डालकर फिर से जाल बिछाता है और मन ही मन, हे भगवान, आज तो कृपा करो हम पे। अगर ऐसे ही 1-2 मछलियां पकड़ते बैठा तो यही रात हो जाएगी और कहीं फिर से बारिश चालू हो गई तो आज भी हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। वो मछलियां टोकरी में डालने जाता है। जैसे ही वो मछलियां टोकरी में डालता है तो उसकी नजर टोकरी में पड़ती है। पहले डाली हुई सारी की सारी मछलियां सोने की बन चुकी होती है। ये सब देखकर शिवा हैरान हो जाता है कि तभी उसके सामने बड़ी सी रोशनी आती है और उसमें से एक देवी प्रकट होती है और वो शिवा से, इतना चकित ना हो बालक, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। बस इतना कहकर वो देवी अदृश्य हो जाती है। शिवा देवी माता को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और खुश होकर घर जाने के लिए निकलता है। तभी श्याम शिवा को आवाज लगाते हुए, अरे ओ शिवा, कहाँ चले भाई? लगता है तुम्हें मछलियाँ नहीं पकड़नी है। भूखे रहने की आदत हो गई है क्या भाई? अरे नहीं भाई साहब,
मेरा हो गया। तुम पकड़ो मछलियाँ, और हाँ, संभल के घर आना। ऐसा कहकर शिवा घर चला जाता है और सीता को सारी बात बताता है। शिवा तुरंत ही जाकर सोने की मछलियाँ बेच देता है और उस दिन से सारे शहरों में व्यापार करने लगता है। उन सोने की मछलियों की वजह से जो खरीदी हुई जहाज थी, उससे कमाई कर शिवा एक बहुत बड़ा अमीर सेठ बन जाता है। लेकिन हाँ, शिवा ने अमीर होने के बाद भी सबकी मदद करना बंद नहीं किया। वो सब गरीब लोगों तथा हर अनाथ की मदद करता रहा। एक समय की बात है, शहर में तारा नाम की 8 साल की छोटी गरीब लड़की थी, जो अपनी माँ राधा और पापा अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अर्जुन मजदूरी करके घर चलाता था और उसकी बेटी तारा को स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन तारा स्कूल से घर आ रही थी कि तभी उसकी नजर डांस हॉल की ओर जाती है, जिस दीवार को एक छोटा सा होल था। उसमें से वो अपनी आँख से अंदर डांस करते लोगों को देख रही थी कि तभी उसकी माँ राधा वहां आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे चिल्लाते हुए उसे घर लेकर जाती है। तारा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि वहां पर ऐसे टाइम पास मत किया कर। पर माँ, मुझे भी उनके जैसा डांस करना है, बड़ा बनना है, टीवी पे दिखना है। माँ, मुझे भी जाना है वहाँ डांस सीखने। अरे बेटा, वो सब बड़े पैसों वाले लोगों का काम है। हमारे पास इतने पैसे हैं कहाँ कि हम तुम्हें वहाँ डांस सीखने के लिए भेजे। चलो चुपचाप अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठो। माँ की डांट से तारा रूठ के कोने में बैठ जाती है कि तभी तारा के पापा अर्जुन घर आते हैं और वो तारा से, अरे मेरी प्यारी गुड़िया को क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है मेरी गुड़िया? पापा, मुझे भी डांस सीखने जाना है। अरे बिटिया, तुम वहाँ जाती ही क्यों हो? अगर तुम वहाँ गई ही नहीं तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार भी नहीं आएंगे। हाँ बेटा, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में जॉब करो। ठीक है माँ, पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज से मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान दूंगी। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह पापा को भी काम पर जाना है और तुम्हें भी तो स्कूल जाना है ना। खाना खाकर सब सो जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन अपने काम पर चला जाता है और तारा अपने स्कूल। अब ऐसे ही उनका हर दिन बीता करता था। कई साल बीत जाते हैं। तारा के मन लगाकर पढ़ाई करने के कारण वो हर साल अच्छे नंबरों से पास होती है। तारा की पढ़ाई में प्रगति देखकर अर्जुन और राधा भी बहुत खुश थे। अब तारा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और एक दिन तारा को कॉलेज की तरफ से एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप के लिए कॉल आता है और उसके बाद वो लोग तारा की काबिलियत देखकर उसे अच्छी पगार वाली नौकरी भी ऑफर करते हैं। तारा बहुत खुश हो जाती है और अपने माँ पिताजी से कहती है, माँ, पापा, मुझे एक कंपनी से इंटर्नशिप के लिए कॉल आया है, जिसके बाद वो लोग मुझे अच्छे पगार वाली नौकरी भी देने वाले हैं। पापा, अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये खुश खबर सुनकर अर्जुन और राधा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। देखा राधा, मेरी छोटी सी गुड़िया अब कितनी बड़ी हो गई है। अर्जुन और राधा तारा को गले लगा लेते हैं और राधा भगवान के सामने दिया लगाने जाती है। लेकिन पापा। हाँ बेटा, बोलो, क्या हुआ है? पापा, वो इतनी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। बिटिया, तुम उसकी फिक्र मत करो। शाम को घर आते समय तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आऊंगा मैं। काम पर जाते ही अर्जुन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे, मालिक, वो दरअसल। हाँ अर्जुन, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मालिक, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिलेंगे? मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेस लाना था। ठीक है, पर पैसे समय पर जरूर लौटा देना। जी मालिक, धन्यवाद मालिक। अर्जुन अपना सारा काम पूरा कर घर आते वक्त तारा के लिए एक अच्छी ड्रेस लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह तारा माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू के लिए निकलती है। जैसे ही वो रास्ते से जा रही थी, तभी उसकी नजर फिर से उसी डांस क्लास की तरफ जाती है और उनकी आवाज सुनकर वो फिर से हर रोज की तरह उस छोटे से हॉल से झांक कर देखती है कि आज वहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों है। अरे अब हमारा क्या होगा? जो मेन डांसर थी उसका ही पैर टूट गया है। अब शो कैसे होगा हमारा? आज के आज हम कैसे अरेंज करेंगे ये सब?
तभी तारा धीरे से दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तारा की बात सुनकर वो सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं कि ये गरीब लड़की उनकी क्या मदद करेगी। कौन हो तुम और तुम क्या मदद करोगी हमारी? सर, आप मुझे एक चांस तो देकर देखिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें दिया चांस, अब दिखाओ हमें डांस करके। जब तारा उसका डांस स्टार्ट करती है तो वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो डांस टीचर तारा से, अरे तुमने ये कहाँ से सीखा? ये तो हमारी कोरियोग्राफी है। जी सर, माफ करना, पर मैं रोज आपका डांस देखा करती थी और घर जाकर प्रैक्टिस किया करती थी। मुझे बचपन से ही आपके यहाँ डांस सीखना था, लेकिन हमारे गरीब हालात की वजह से मैं कभी अंदर नहीं आ पाई। तुमने तो हमारी सारी चिंता एक झटके में दूर कर दी। क्या तुम आज के शो में हमारे ग्रुप में परफॉर्म करना चाहोगी? जी सर। अब तारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसका फोन बजता है। हेलो हेलो मिस तारा, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। आज तुम इंटरव्यू के लिए आ रही हो या नहीं? जी मैम। ऐसा कह के तारा फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। एक तरफ उसका बचपन का सपना सच हो रहा था और एक तरफ उसके माँ पिताजी का सपना। उनकी मेहनत थी जिससे उन्होंने तारा को इस मकान पर लाया था। लेकिन उस समय तारा अपने पैशन को चुनती है और अपने घर पर बिना बताए ही डांस क्लास वाले लोगों के साथ शो में परफॉर्म करने के लिए निकल जाती है। तारा की वजह से उनका पूरा ग्रुप वो शो में जीत जाता है और हर जगह सिर्फ तारा के डांस के ही चर्चे होने लगते हैं। सब होने के बाद शाम को तारा घर आती है। अजी सुनते हो, अपनी तारा आ गई, देखो तो। अरे बेटा, आ गई तुम? आओ आओ बैठो और बताओ कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं? पापा, वो दरअसल तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ पिताजी से कैसे सच कहे। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर वो उनसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। इसीलिए तारा ने उन्हें सारी बात बता दी। अरे तारा, तुमने ये क्या कर दिया? कितने दिनों बाद घर में खुशी आई थी। अरे ये सब करने से पहले एक बार अपने पापा के बारे में तो सोच लेती। अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है और वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। जैसे ही अर्जुन बाहर निकलता है तो गांव के 2-3 लोग उससे मिलते हैं और वो अर्जुन से, अरे अर्जुन भाई, क्या बात है, तुम्हारी तारा तो टीवी पे आ गई। ये सब कैसे हुआ? पर कुछ भी कहो अर्जुन, क्या डांस किया है तुम्हारी बेटी ने, वाह, मानना पड़ेगा भाई। हाँ हाँ अर्जुन भाई, तुम्हारी तारा ने तो अपनी बस्ती का नाम रोशन कर दिया। ये सब सुनकर अर्जुन भागते हुए घर आता है और राधा को सारी हकीकत बताता है। दोनों खुशी से तारा को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे तारा के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और फिर क्या था, उसे हमेशा ही बहुत सारे शोज से डांस के लिए ऑफर आने लगते हैं। ऐसे ही करते करते तारा बहुत फेमस डांसर हो जाती है।